आज के वीडियो में हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में हम कोशिका सिद्धांत में कोशिका का जो प्रतिपादन है वो किसने किया और कोशिका का जो सिद्धांत है, आधुनिक जो सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन व स्वान ने किया। यानी स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, उन दोनों वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लाइडेन की। 1838 में स्लाइडेन ने पादपों यानी प्लांट्स में लीफ ली, ठीक है, नहीं पर्ण को लिया, पत्ती को लिया, ठीक है, और बताया कि इसके अंदर कोशिकाओं का क्या होता है, समूह पाया जाता है। अर्थात लीफ के अंदर क्या पाई जाती है, इस तरह की कोशिकाएं वो पाई जाती हैं, और ये कोशिकाओं का जो समूह है वह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, ये बात स्लाइडेन ने कही। इसके बाद स्वान ने बात कही। सबसे पहले स्वान ने एनिमल के बारे में जानकारी दी, एनिमल के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो स्वान ने कहा कि सेल के बाहर यानी जो बाहरी जो क्षेत्र है उस पर वहाँ एक पतली परत पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, सेल के जो बाहर एक पतली परत पाई जाती है जिसे क्या कहा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा गया। ठीक है, इसके बाद प्लांट्स के अंदर यानी स्वान ने प्लांट्स के अंदर भी थोड़ी सी खोज की और कहा कि जो सेल होती है उस सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्वान ने 1839 में बात कही एनिमल और प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं स्लाइडेन के बारे में। स्लाइडेन और स्वान ने और क्या क्या कहा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लाइडेन के बारे में। स्लाइडेन के अनुसार पादपों के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी स्लाइडेन ने कहा कि पादपों के जो शरीर की जो मूलभूत और संरचनात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, वो कौन होती है, सेल या कोशिका होती है, जो आपस में मिलकर उत्तक या टिश्यू का निर्माण करती है। जो हमने ये जो स्लाइडेन वाला ये डायग्राम जो देखा है हमने, ये पूरी प्रोसेस ये इसी के बारे में बताई गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्वान के बारे में। स्वान के अनुसार जंतुओं के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी स्वान ने भी यही बात कही कि जंतुओं के जो शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, जिसके चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी एक पतली क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा गया। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, स्वान ने बताया कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की उपस्थिति पादपों का अभिलाक्षणिक गुण है। यानी स्वान ने कहा कि जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल पाई होती है, वो पादपों का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, इसके बारे में बताया कि सेल वॉल कोशिका भित्ति क्या होती है, पादपों का अभिलाक्षणिक गुण होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सभी जीवधारी कोशिका व उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। यानी जितने भी जीवधारी है, जीव है, वे सभी कोशिका और उसके जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का आंतरिक संगठन लगभग समानता प्रदर्शित करता है। यानी जो स्लाइडेन और स्वान है उन्होंने कहा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका है, उन दोनों का जो आंतरिक संगठन होता है, आंतरिक जो क्रिया होती है वो क्या होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। यानी स्लाइडेन और स्वान ने कहा अपने सिद्धांत में कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित रहती है। यानी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाएगा और उसके अंदर केंद्रक के अंदर क्या होंगी, आनुवांशिक जो सूचनाएं होंगी वो निहित रहेंगी। ठीक है, यानी एक कोशिका होगी, कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्र के अंदर गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र के अंदर जीन होंगे और उन जीन में आनुवांशिक सूचनाएं होंगी। ठीक है, ये बात कही। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका में विभाजन एवं पुनः विभाजन का गुण पाया जाता है। यानी इसके अलावा स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि प्रत्येक जो कोशिका होगी उस प्रत्येक कोशिका में विभाजन होगा और विभाजन के अलावा पुनः विभाजन का गुण है वो पाया जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें हैं वो स्लाइडेन व स्वान ने कही। इसके बाद आधुनिक कोशिका सिद्धांत आता है। कौन सा सिद्धांत आता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जिसके जो प्रतिपादक है वह रुडोल्फ विर्चो और नेगेली। ठीक है, इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत को एक और नाम दिया गया सेल लाइनेज नियम। ठीक है, या इसे क्या बोल सकते हो आप, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी जो कोशिकाएं हैं उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस प्रकार से है, जैसे कोई पुरानी जैसे ओल्ड सेल है, ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिका है, उसमें विभाजन हुआ, ठीक है, और उसके द्वारा नई दो कोशिकाएं, नवीन कोशिकाओं का निर्माण हुआ।
ठीक है। तो इस प्रकार से नई कोशिका है वो उसका निर्माण होता है। ये बात है जो सिद्धांत है आधुनिक कोशिका सिद्धांत इसमें कही गई। रुडोल्फ विर्चो के अनुसार नवीन कोशिका का निर्माण, नई कोशिका है उनका उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। यानी रुडोल्फ विर्चो कहते हैं कि नई जो कोशिका है उसका निर्माण पूर्ववर्ती यानी पहले जो कोशिका है उसमें विभाजन होता है, उस विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने यह नहीं बताया कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वह कहाँ से आती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद, यानी कुछ कोशिका सिद्धांत जो दिया गया है इसके कुछ अपवाद है, उन अपवाद के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं विषाणु या वायरस के बारे में। ठीक है, तो विषाणु या वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इसको विभाजन के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। यह जीवित जगत व निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी है। यानी जो कोशिका का सिद्धांत है जो दिया गया है इसमें विषाणु और जो वायरस इसको अपवाद बताया गया है क्योंकि ये जो वायरस है वो विभाजन के लिए क्या करता है, जीवित कोशिका की इसे आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी बात करते हैं कि वायरस है वो शरीर से बाहर यानी किसी भी शरीर से बाहर विभाजन नहीं करता, यानी ये निर्जीव होता है। ठीक है, और शरीर के अंदर क्या होता है, विभाजन उत्पन्न करता है और यह सजीव के अंदर विभाजन उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये फिर क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। ठीक है, यानी वायरस क्या करता है, शरीर से बाहर विभाजन नहीं करता। ठीक है, तब तक यह क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। शरीर के अंदर विभाजन करेगा और क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। इसीलिए जीवित जगत और निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी वायरस को कहा जाता है। ठीक है, यह शरीर के अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, और इसे जीवित कोशिका की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं वायरोइड्स, वायरस की बात होगी, उसके बाद हो गया वायरोइड्स व प्रियोन्स। ठीक है, इनमें अंतर देख लेते हैं कि वायरोइड्स और प्रियोन्स और जो वायरस है इसमें क्या अंतर है तीनों में। ठीक है, और ये अपवाद है किसके, कोशिका सिद्धांत के। वायरस की बात करते हैं सबसे पहले। वायरस के अंदर न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, डीएनए या आरएनए के रूप में, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, इसके अलावा वायरोइड्स होते हैं उनमें केवल सिर्फ और सिर्फ आरएनए वो पाया जाता है, और जबकि प्रियोन्स में न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए व आरएनए दोनों अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद बात करें प्रोटीन का आवरण, यानी वायरस है उसके अंदर प्रोटीन का आवरण होता है जो कि कैप्सिड यानी जो प्रोटीन का आवरण है कैप्सिड कहलाता है, और कैप्सिड उपस्थित होता है। वायरोइड्स होता है उसके अंदर कैप्सिड अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। और प्रियोन्स होते हैं उनमें प्रोटीन का आवरण या कैप्सिड है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वायरस की जो संरचना है वो न्यूक्लियो कैप्सिड होती है, यानी इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड है वो पाए जाते हैं दोनों। वायरोइड्स है वो रोग उत्पन्न करते हैं किसमें, जिसे PSTV कहते हैं, आलू का तर्कुकंद रोग, यानी आलू के अंदर तर्कुकंद नाम का एक रोग है वो उत्पन्न करता है। और PSTV का पूरा जो फुल फॉर्म होती है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरस। ठीक है, इसके अलावा जो प्रियोन्स होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं मवेशियों में मेड काउ रोग। इसमें क्या होता है कि जो मवेशी होते हैं वो पागल हो जाते हैं, यानी पागलों की जैसी हरकतें करने लगते हैं और सिर है अपना वो जमीन में मारने लगते हैं। इसके अलावा भेड़ों में स्कर्पी रोग है। ठीक है, और इसके अलावा भेड़ जो होती है उनमें स्कर्पी रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, यानी जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है उसमें प्रोकैरियोटिक जो जीव है वो भी एक भाग है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीव यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, जिसके अंदर सुविकसित केंद्र का अभाव होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्र का अभाव होता है। लेकिन जो कोशिका सिद्धांत है जो स्लाइडन और समान ने दिया था उन्होंने कहा था कि प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्र का वो प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, सुविकसित केंद्र का अभाव होता है, इसीलिए इसमें इसको अपवाद के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो 4 नंबर है परिपक्व आरबीसी व परिपक्व चालनी नलिका में भी केंद्र का अभाव होता है, यानी केंद्र का अभाव किन में होता है, परिपक्व यानी मैच्योर जो आरबीसी है लाल रक्त कणिकाएं, इसके अलावा परिपक्व जो चालनी नलिका है मैच्योर सीयू ट्यूब्स, उसमें भी क्या होता है, केंद्र का अभाव होता है। इसके अलावा म्यूकर व राइजोपस जो कवक होते हैं उनके अंदर बहुकेंद्र की होते हैं, जो इनके अंदर केंद्र जो पाया जाता है वो बहुकेंद्र की बहुत सारे केंद्र का वो पाए जाते हैं। ठीक है,
6 नंबर है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में विभाजन का गुण नहीं पाया जाता। इसके अलावा तंत्रिका जो कोशिका है या उसे न्यूरॉन बोला जाता है, उसके अंदर विभाजन जो है उस विभाजन का गुण है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल या तारक के अंदर अनुपस्थित होता है। ये विभाजन का गुण क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल या तारक के अंदर वो उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद नहीं है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद नहीं है, तो इसमें वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स हमने पढ़ा है, ये सभी है इसके अंदर। बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, ये भी हम पढ़ के आए हैं। मेच्योर आरबीसी, मेच्योर सीव ट्यूब, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हाईएस्ट प्लांट, यानी जो बड़े हुए पादप हैं उनके बारे में बात कही। ठीक है, तो इसमें उसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें और बताएं आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।